नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट माउंटेड गन सिस्टम की तरफ से है। खास करके जब से लद्दाख में चाइना के साथ हमारा फेसअप शुरू हुआ था, तब से नॉर्मल टोड आर्टिलरी गन्स के बदले सेल्फ प्रोपेल्ड और माउंटेड आर्टिलरी गन्स को खरीदने पर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा था, क्योंकि इनको आसानी से बाय रोड कहीं पर भी लिया जा सकता है। अभी रिसेंटली इसी साल की शुरुआत में ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन आर्मी को माउंटेड गन को खरीदने के लिए एक अप्रूवल को दिया गया था, जिसमें बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर एक 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन को खरीदने का प्लान किया गया था। आर्मी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो गन है उसका टोटल वेट 30 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये मिनिमम 38 किलोमीटर तक स्ट्राइक करना चाहिए। अभी के लिए अच्छी बात ये कि हमारे पास अभी ऐसे दो ऑप्शन मौजूद है, जिनमें से हम चाहे तो किसी एक को और चाहे तो दोनों को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। एक हमारी धनुष आर्टिलरी गन का एक अपग्रेडेड माउंटेड वेरिएंट है, जिसे अभी VHAL की तरफ से ऑफर किया जा सकता है, और इसके बाद कल्याणी ग्रुप की तरफ से अपनी ATGS की माउंटेड वेरिएंट को भी ऑफर किया जा सकता है। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी इनिशियल बैच में से 300 गन्स को खरीदा जा सकता है और फ्यूचर में से 800 के आसपास सिस्टम को खरीदने की प्लानिंग की गई है। अभी के लिए आने वाले 10 सालों में आर्मी अपनी सर्विस में कुल मिलाकर 3000 नए टोड आर्टिलरी गन और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स को खरीदने वाली है। फिलहाल अभी इन दोनों गन्स को आर्मी की तरफ से टेस्ट करने की बात सामने आई है और इसमें ATGS के सिलेक्ट होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि आज तक किए गए सभी टेस्टिंग में ATGS के परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर पाए गए थे, जो कि खास करके धनुष गन के मुकाबले हेड टू हेड कंपैरिजन में बेहतर पाया जा सकता है। लेकिन फिर भी जैसे कि दोनों की दोनों जो है वो मेड इन इंडिया सिस्टम है, तो इनमें से जो L1 बीडर होगा और L2 बीडर होगा उनको 60-40 रेशियो में भी टोटल ऑर्डर को डिवाइड करके दिया जा सकता है, यानी कि दोनों गन को भी इंडक्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट होने वाली है। आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले अजरबैजान की तरफ से क्लेम किया गया था कि भारत की तरफ से भी आर्मेनिया को वेपन्स को सप्लाई किया जा रहा है, खास करके एडवांस वेपन्स को सप्लाई किया जा रहा है। और इससे ठीक कुछ ही महीने पहले ही अजरबैजान की तरफ से इंडियन वेपन्स को इन्फीरियर बताकर क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन जैसे ही भारत की तरफ से आर्मेनिया को ATGS को सप्लाई करना शुरू किया गया, तो उसके बाद वो कंप्लेन करने लगे कि भारत अभी आर्मेनिया को एडवांस वेपन्स को सप्लाई करने लगा है, जो कि अजरबैजान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो सवाल ये था कि अगर इंडियन वेपन सच में लो क्वालिटी के थे और वो कंप्लेन कर रहे थे, तो अजरबैजान को अभी किस बात का डर है? अभी तक ये बात ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ था कि भारत की तरफ से एक्चुअली आर्मेनिया को कौन सी वेपन को सप्लाई किया जा रहा है। पहले बस कल्याणी ग्रुप की तरफ से ये बात बताया गया था कि उनको आर्मेनिया की तरफ से एक ऑर्डर को प्लेस किया गया था, लेकिन अभी पता चला कि एक्चुअली आर्मेनिया की तरफ से 90 ATGS को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसमें से अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ से पहले बैच में 6 यूनिट्स को आर्मेनिया को डिलीवर किया चुका है और बाकी बचे हुए 84 यूनिट को आने वाले 3 साल में आर्मेनिया को 3 अलग अलग बैच में डिलीवर किया जाएगा। इस डील की टोटल कीमत करीब 1265 करोड़ के आसपास की थी और इसी के साथ ही आर्मेनिया अभी ATGS का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर भी बन चुका है। अब ये बात पता चला है कि ATGS के लिए ऑर्डर को प्लेस करने से पहले आर्मेनिया की एक डेलीगेशन टीम भारत आई हुई थी, जो कि लगातार 2 महीने तक भारत में रुके थे और इसी दौरान ATGS को लगातार 2 महीने तक पोखरण में टेस्ट किया गया था, जिनको आर्मेनिया की तरफ से टेस्ट किया जा रहा था, और आखिर में टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद जाके आर्मेनिया की तरफ से इसके लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की सबमरीन्स की तरफ से है। रिसेंटली इंडियन नेवी की सबसे एडवांस सबमरीन की बात करें तो वो कलवरी क्लास की सबमरीन है और हमारे नेवी में ये सबसे एडवांस सबमरीन है, जिनको प्रोजेक्ट 75 के अंदर खरीदा गया था। ऐसे टोटल 6 सबमरीन को पहले खरीदने का प्लान किया गया था, जिनको अभी नेवी को ऑलमोस्ट डिलीवर किया जा चुका है, और इसके बाद अभी प्रोजेक्ट 75I के अंदर बनने वाले सबमरीन की टेंडर थोड़ा डिले होने की वजह से अभी नेवी की तरफ से एडिशनल 3 कलवरी क्लास की सबमरीन को भी खरीदने का प्लान किया गया है। लेकिन ये जो सबमरीन अभी बाद में खरीदे जाएंगे, यानी कि जो फॉरेन ऑर्डर किया जाएगा, इनको पहले से ही IP सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी के साथ इक्विप करने का निर्णय लिया गया था, जबकि अभी तक जो कलवरी क्लास के सबमरीन बनाए गए थे उनमें बाद में IP सिस्टम को और बैटरी को इंस्टॉल करने की बात की गई थी।
तो अभी इंडियन नेवी की प्रीमियर रिसर्च लैबोरेटरी, जिसको आप सब नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैब के नाम से जानते हैं, उनकी तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो अभी एक नई स्पेशल लिथियम आयन बैटरी पैक को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको खास करके इंडियन नेवी के सबमरीन में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए वो अभी एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को भी इशू कर चुके हैं, जिसमें इन बैटरी को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो एक सुइटेबल पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। और जिस भी कंपनी को इस बैटरी को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, या जिस भी कंपनी को NSTL की तरफ से अपनी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के तौर पर या प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर सिलेक्ट किया जाएगा, उनको NSTL की तरफ से डेवलप किए गए लिथियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाएगा। और इसमें इनिशियली 25H स्टैंडर्ड की बैटरी को मैन्युफैक्चर करके टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसको आगे चल के बढ़ाया भी जा सकता है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके, और रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिसमें भारत और चाइना के बीच जो तनाव था वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। आप सबको ये बात तो पहले से ही पता होगा कि पिछले 3 सालों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के बीच तनाव काफ़ी चल रहे थे। इसी बीच 28 अगस्त को चाइना की तरफ से अपना एक नया ऑफिशियल मैप को इशू कर दिया गया था, जिसमें चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन वाला पार्ट को अपने हिस्से में दिखाया गया था। अब इस मैप के पब्लिश होने के बाद भारत की तरफ से इसको लेके काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था और इसको मानने से भी इनकार किया गया था। और भारत समेत कई और कंट्री, जिसमें रशिया भी शामिल था, उन्होंने भी इस मैप को लेकर अपना आपत्ति जताया था, क्योंकि इसमें रशिया की भी कुछ पार्ट्स को चाइना की तरफ से अपना बताया गया था। अभी जो मैप में आपका गेम चल रहा था, तभी अचानक से कल हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नरावने जी की तरफ से अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट कर दिया गया था। अब ये अकाउंट सच में उनका या फैनमेड अकाउंट है, ये मैं पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक इसमें जो अकाउंट था वो वेरीफाइड नहीं था। लेकिन फिर भी इसमें 1,10,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर मौजूद है, जिससे लगता है कि अकाउंट काफ़ी जेन्युइन है। तो उन्होंने चाइना की इस मैप को ट्वीट किया था, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्चुअल चाइनीज मेनलैंड कितना एरिया में, और बाकी जितने भी एरिया चाइना ने बाद में ऑक्यूपाई किया था उन सबको एक एक करके दिखाया गया था। इस मैप के बाहर आने के बाद या ट्वीट होने के बाद, और खास करके हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ के अकाउंट से बाहर आने के बाद, चाइना की तरफ से काफी हंगामा किया जा चुका है। अब चाइना का ये कहना है कि भारत के साथ उनका जो एग्रीमेंट हुआ था, या भारत ने जो एग्रीमेंट साइन किया था, उसके मुताबिक भारत हमेशा वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करेगा। लेकिन जो मैप अभी हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ की तरफ से ट्वीट किया गया था, ये डायरेक्टली उसका विरोध करता है। लेकिन चाइना को ये समझ में नहीं आता है कि अगर वो आज तक वन इंडिया पॉलिसी को फॉलो नहीं कर पा रहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानने से इनकार करे, तो भारत भला किस वजह से वन चाइना पॉलिसी का पालन करेगा। और मुझे लगता है कि इस बात को अभी ऑफिशियली भारत की तरफ से स्वीकार कर लेना चाहिए कि अगर चाइना हमारी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो बदले में वो भी हमसे कोई उम्मीद ना रखे। अगला अपडेट C295 एयरक्राफ्ट की तरफ से, जिनको रिसेंटली खरीदा गया था। इसमें टोटल 56 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए एयरवेज के साथ एक डील को फाइनल किया गया था, और इसमें 16 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली भारत को स्पेन से सप्लाई किया जाता, और बाकी बचे एयरक्राफ्ट को भारत में बनाने का प्लान किया गया था, जिनको टाटा और एयरवेज की जॉइंट फैसिलिटी में बनाया जाएगा। आज ये खबर सामने आ रहा है कि भारत को जिन 16 एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली फ्लाई कंडीशन में डिलीवर किया जाने वाला था, उनमें से पहले एयरक्राफ्ट को भी भारत को ऑफिशियली हैंडओवर किया जा चुका है, और बाकी बचे हुए 15 एयरक्राफ्ट को 2025 तक भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। अब ये जो पहली एयरक्राफ्ट को भारत को डिलीवर किया गया था, इसे इसी साल की मई के महीने से टेस्ट किया जा रहा था, और अभी इसको भारत को हैंडओवर कर दिया गया। पर फिर भी इसको अभी डायरेक्टली भारत नहीं लाया जाएगा, बल्कि इसको अभी भी इंडियन पायलट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए स्पेन में रखा जाएगा, और वहां पर इंडियन क्रू मेंबर्स को और टेक्नीशियंस की टीम को इसको ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी भी सेवली फैसिलिटी में इंडियन एयरफोर्स की 6 पायलट्स और 20 टेक्नीशियन को ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जा रहा है। इन एयरक्राफ्ट को भी एवरो एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले, और बताया जा रहा है कि अगले साल की नवंबर तक इनको भारत में भी बनाना शुरू किया जा सकेगा, क्योंकि अगले साल की नवंबर तक हमारी टाटा और एयरवेज की जो जॉइंट फैसिलिटी है उसको ऑपरेशनल किया जाने वाला है, जिसमें भारत अभी इसकी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा भी बन जाएगा। अभी के लिए इस एयरक्राफ्ट की टोटल 280 यूनिट के पास ऑर्डर मिल चुके हैं, और अभी करीब 39 देश हैं जो कि इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर भारत भी इसकी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाता है, तो फ्यूचर में इसे भारत को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, और अभी आने वाले समय में भारत की तरफ से भी एडिशनल C295 एयरक्राफ्ट को खरीदने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।